मंत्र भी हमारे देश में लिखा गया, कामशास्त्र भी हमारे देश में काफ़ी प्रसिद्ध रहा। क्या कारण है कि आज के समय में हमारा समाज इन मुद्दों को लेकर बहुत साइलेंट या बहुत रिग्रेसिव सा हो गया है? और ऐसा माना जाता है कि यौन कुंठाओं के मामले में हमारा समाज दुनिया के सबसे कुछ ऐसे समाजों में है जहां चिंताएं बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत तनाव में हैं, सहज जीवन से बहुत दूर हैं। क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो इसका समाधान क्या हो सकता है? सर, जैसा कि आपने बताया, प्रथम जो नगरीय क्रांति हुई थी, जो बुद्ध क्रांति हुई थी, उसके बाद में यह देखा गया कि जो नगरीय जीवन के संदर्भ में विभिन्न लेखकों ने लिखा और जिसमें व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत किए, जिसमें चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड हो। लेकिन उसके बाद में सर जैसे जैसे पुनः संस्कृति का उभार हुआ और पुनः पुरोहित वर्ग का इस पे जब कब्जा साहित्य पे हुआ, तो एक बार फिर से इन सब विचारों को ओछा मान लिया गया और उन पे एक संस्कारों की परत ढाल दी गई। और लेकिन सर जब हम 1950 के बाद का जो लेखन देखते हैं, साहित्य देखते हैं, साहित्य ने एक बार पुनः इसे मुख्य पटल पर ला दिया है और आज खुल करके हम अपने निजी जीवन के बारे में, हमारी रुचियों के बारे में बात करने लगे हैं। और सर मेरा मानना है कि अगर इन सबको मुख्य पृष्ठभूमि में अगर हमें लेके आना है, तो सबसे पहले तो हमें सर शिक्षा के स्तर पर एक बहुत ही लंबे काल से यह सुधार अभी भी पेंडिंग है कि हमने यौन शिक्षा पर अभी कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। यदि हम विद्यालय स्तर पर यौन शिक्षा, शारीरिक शिक्षा देंगे, तो हो सकता है कि बच्चे कॉलेज लेवल पर और आगे बढ़कर अपने जीवन के बारे में खुलकर विचार प्रस्तुत करेंगे। 1950 के बाद ऐसे कौन से 5 स्टेप्स आप देखते हैं जो समाज ने उठाए या व्यक्तियों ने उठाए या तकनीक की वजह से हुए, जिससे इस मामले में प्रेम की दुनिया, यौन की दुनिया, इस मामले में कह सकते हैं कि थोड़ा सा लिबरलाइज हुई हैं चीज़ें, मुक्त हुई हैं? सर, मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है कि एक साहित्य होता है वो समाज के आगे मसाल लेकर चलता है। तो 1950 के बाद जो हिंदी लेखन था, उसमें सर जो अपने बारे में जो लिखे गए, यौन रुचियों के बारे में जो लिखा गया, एक तो सर यह है उनका कारण। तो उदाहरण देके बताइए, ऐसे हम नहीं समझ पा रहे। सर एक मैं कहानी का उदाहरण देता हूँ कि जैसे यही सच है कहानी है, उसमें यह बताया गया कि एकनिष्ठ प्रेम हो यह केवल आवश्यक नहीं है, प्रेम कितना भी दृढ़ क्यों ना हो, यह उसमें विचलन संभव है। जबकि उससे पहले के जितने भी विचार थे, हमें उसमें लगता है कि प्रेम केवल एक बार होता है, वो दोबारा नहीं हो सकता। तो उसने सर मानव स्वभाव को एक जो उसकी चंचलता है उसको सहज रूप से वर्णित किया। दूसरा सर जो मुझे एक बड़ा अंतर अभी लगता है कि जो सोशल मीडिया है और उसकी जो एनोनिमिटी है, वहां पर भी व्यक्ति बिना किसी डर के अपने खुले रूप से खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। तो यह भी एक कारण है सर। प्रेमचंद के साहित्य में जो बेमेल या अनमेल विवाह का कंसेप्ट है और जो आज के समय में बेमेल अनमेल विवाह का कंसेप्ट है, उसमें क्या अंतर है? सर जो मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा है, वहाँ का जो बेमेल विवाह का जो कंसेप्ट है, उसमें सर ज़्यादातर ये आयु वर्ग से जुड़ा हुआ ये था, जिसमें ज़्यादातर यही होता था कि जो वधू होती थी उसकी आयु बहुत कम होती थी और वर होते थे उनकी आयु ज़्यादा होती थी। लेकिन सर वर्तमान में जो बेमेल विवाह है वो कई संदर्भों में हो सकता है। वो शिक्षा के संदर्भ में हो सकता है कि एक जो पक्ष है वो बहुत पढ़ा लिखा और दूसरा पक्ष है वो शिक्षा के संदर्भ में उसको कम शिक्षा प्राप्त हो। व्यवसाय के संदर्भ में हो सकता है, जिसको सर हम वर्तमान में कन्वीनियंट मैरिज बोलते हैं, अगर वो उस दायरे में नहीं आती है तो मेरे हिसाब से सर उसको बेमेल विवाह कह सकते हैं। क्या LGBT कम्युनिटी को विवाह का अधिकार दे देना चाहिए, यानी कि सेम सेक्स मैरिजेस? क्योंकि भी हमने सेम सेक्स अफेक्शन को डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया है, अभी लेजिटिमाइज उस अर्थ में नहीं किया कि हम उसको विवाह का एक आधार मान लें। कई देशों में ऐसा होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये अप्राकृतिक है, नैसर्गिक नहीं है, इसलिए यदि इसको विवाह का स्टेटस देंगे तो इससे समाज में बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपकी राय क्या है कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं, क्या उनके प्रेम को अब लेजिटिमाइज करने का समय आ गया है? सर मेरा जहाँ तक इस संदर्भ में मानना है कि ऐसे विभिन्न प्रयोग भी किए गए हैं जिन्हें पिजन इफेक्ट और प्रिजन इफेक्ट नाम से वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं और उन्होंने यह बताया है कि यह अप्राकृतिक नहीं है, पूरी तरीके से प्राकृतिक है। और सर जो हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे प्रगति करता हुआ आज उस स्तर पर पहुंच गया है कि उन्होंने उनके संबंधों को कम से कम स्वीकार किया है। और मेरा यह मानना है सर कि अब वह समय आ गया है कि हम उन्हें एक परिवार बनाने का और परिवार के रूप में आगे बढ़ने का अधिकार प्रदान करें। ठीक है, सेक्स एजुकेशन आप कह रहे हैं कि स्कूल के स्तर पर होनी चाहिए, थोड़ा सा मुझे इसका मॉडल समझा सकते हैं? कौन सी क्लास से शुरू करेंगे, कौन ये शिक्षा देगा, लड़के लड़कियां एक साथ बैठेंगे या अलग अलग क्लासरूम्स होने चाहिए? क्या मॉडल आपके दिमाग में है? सर मेरे हिसाब से सर प्राथमिक कक्षाओं के स्तर पर भी हमें यह शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए, यानी पहली दूसरी क्लास से शुरू कर देना चाहिए। हाँ सर, लगभग जहाँ पर सर उनको गुड टच और बैड टच है उनके बारे में बताया जा सके। तो उसको भी आप सेक्स एजुकेशन का हिस्सा मान रहे हैं?
ठीक है, और आगे बताइए। उसके बाद में सर जहाँ पर जो यौन शिक्षा के संदर्भ में सर जो माध्यमिक जो शिक्षा होती है वहाँ पर सर हम यह देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर सर जो प्रजनन संबंधी पाठ्यक्रम होते हैं उनको स्किप कर दिया जाता है क्योंकि शिक्षक भी उनको पढ़ाने में सहज नहीं हो पाते हैं। तो मेरे ख्याल से सर उसके लिए हमें एनिमेटेड कोर्स उनके लिए डिजाइन करना चाहिए क्योंकि सर यही वह समय है जहाँ पर जो महिलाओं के जो पीरियड्स है उनका दौर जो आयु है वो शुरू होने वाली होती है। अगर हम उनके बारे में उनको जानकारी देंगे तो वो बेहतर तरीके से उनकी जो यौन देखभाल है वो बेहतर ढंग से हो पाएगी। वो जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है सर उनको वो पूरा कर पाएगी। और मेरे ख्याल से सर यह शिक्षा जो बॉयज़ और गर्ल्स है उनको सर एक साथ देनी चाहिए क्योंकि आगे चल करके भी यदि उन्हें परिवार बनाना है तो भी उनको एक घर के रूम में काम करना है। एक पुरुष को भी महिलाओं की आवश्यकताओं के बारे में, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में और उनकी कमजोरियों के बारे में या उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है ये सर समझना चाहिए। तो जब तक सर हम उनको अलग अलग करके देखते रहेंगे मेरे ख्याल से सर ये टैबू बना रहेगा, इसलिए इसे तोड़ने की आवश्यकता है सर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको आईएएस नहीं बनना चाहिए, आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? इतना अच्छा ट्रेनर अगर हमारे समाज में कोई हो और उसे हम आईएएस जैसे जॉब में भेज के क्लरिकल काम करवाएं सीनियर लेवल का, क्या फ़ायदा उसका? आपको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। सर अगर मैं आईएएस बनता हूँ तो सर मुझे एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म मिलेगा सर, मुझे सर वह सब उपकरण मिलेंगे सर और वो सर पावर अथॉरिटी भी मिलेगी जिसकी वजह से जो मेरा विजन है सर मैं उसको धरातल पे काम में ले पाऊंगा सर। और उसके साथ में सर आईएएस बनने की वजह से मुझे सर पॉलिसी फॉर्मेशन में सर भाग लेने का मौका मिलेगा और आगे चल करके इस संदर्भ में मैं मेरे अनुभवों को और जो मेरी सोच है सर वो भारतीय शिक्षा नीति में और जो लैंगिक संदर्भ में भारतीय जो नीति है उसमें सर प्रविष्ट करवा पाऊंगा। ठीक है सर। मनोज जी, आपने अपनी हॉबीज़ में लिखा है कि आपको उर्दू शायरी और हिंदी पोइट्री पसंद है। ज़्यादा क्या पसंद है, हिंदी कविताएं या उर्दू शायरी? उर्दू शायरी। उर्दू शायरी ज़्यादा पसंद है, क्यों? ऐसा क्या खास होता है उर्दू शायरी में कि वो हिंदी कविता से ज़्यादा पसंद है आपको? सर उर्दू शायरी के साथ जो एक इसके जन्म से ही जो जुड़ा हुआ है सर, ज़्यादातर ये दरबार के अंदर राजाओं को या उनको खुश करने के लिए लिखी जाती थी, तो इसमें सर जो थोड़ा सा एक लाइट एलिमेंट रहता है। और हिंदी कविताएं होती है उनमें सर विषय वैविध्य रहता है, गंभीरता भी रहती है। तो मेरा सर ये तैयारी के क्रम में जब मैं खुद को थका हुआ महसूस करता था तो मैं थोड़ा मनोरंजन। आपने राज्य दरबारी शायरी के बारे में बात करी, तो अगर उस लिहाज से देखें तो पूरा रीतिकाल, जो आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, पूरा रीतिकाल जो है दरबारी साहित्य से भरा हुआ है। बिल्कुल। तो ये कैसे कह सकते हैं कि लाइट माहौल होता है उसमें? जो दरबारी शायरी होती है उसमें तो ज़्यादातर प्रशंसा गीत होते हैं, तो वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं किसी आदमी को? सर मेरा कहने का तात्पर्य था सर प्रशंसा गीत और प्रेम से जुड़ा हुआ है सर। और सर हिंदी का जो सर अगर रीतिकाल के अलावा अगर हम देखें और खासकर सर जब आधुनिक काल के संदर्भ में देखें तो यह जन सामान्य के काफ़ी करीब थी। शायरी सुनते हैं? यस। कोई शेर है, उस शेर को लिखने के लिए किन एलिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है? सर एक शेर को लिखने के लिए सर एक तो सर काफिया और एक सर रदीफ होता है और एक लाइन को सर एक मिसरा बोलते हैं और दो मिसरे जुड़ करके एक शेर बनते हैं। गजल को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे गजल को परिभाषित? सर गजल अपने आप में सर एक छोटी नज्म होती है और उसमें सर सभी प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है। गजल का जो पहला शेर होता है सर उसको मतलब बोलते हैं और जो आखिरी जो शेर होता है उसको मक्ता बोलते हैं और उस आखिरी शेर में जो उस शायर का जो पेन नेम है वो काम में लिया जाता है, जिसे ताखलुस कहा जाता है। ताखलुस या तखल्लुस? ताखलुस सर। ताखलुस। अच्छा, ये बताइए कि आपने नज्म का जिक्र किया, तो अगर गज़ल को नज्म से अलग करना हो तो क्या डिफरेंस है दोनों में? सर जो मैंने अभी नियम बताया उसके अलावा सर नज्म का एक विशेषता यह भी है कि उसमें प्रत्येक जो शेर होता है वो जुड़े रहते हैं और सर गजल में जो प्रत्येक शेर है उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। गजल में एक शब्द इस्तेमाल होता है वहन, ये वहन क्या है गजल में? सॉरी सर, जानकारी का इसके बारे में जानकारी नहीं। कौन से आपको शायर पसंद है? सर मुझे जॉन एलिया और शकील आजमी। जॉन एलिया, तो जॉन एलिया का कौन सा शेर आपको पसंद है? कोई एक शेर सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जो जॉन एलिया का एक शेर मैं सुनाना चाहूँगा सर कि बेदली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो हम मर जाएंगे। सिर्फ जिंदा रहे तो हम मर जाएंगे, क्या संदेश है इसमें? उसका सर यह संदेश है कि आप जिंदगी को जीते हो तो पूरा जो आप करना चाहते हो, जो आपके सपने हैं उनके लिए काम करो। सिर्फ और सिर्फ एक सांस लेना यही जिंदगी नहीं है, उससे कहीं अधिक। क्या सपना है? एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं, आज से
काफ़ी साल बाद हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, एक मानते हैं कि आपकी भी मृत्यु होती है, तो आप अगले दिन क्या चाहेंगे कि पेपर में क्या छपे? सर पेपर में कुछ छपे या ना छपे, जो मेरा सर जीवन का जो लक्ष्य है, मुझे सर जो नहीं, सकारात्मक पेपर में परिवर्तन- छपना है आपके पेपर, आपकी मृत्यु के बाद पेपर में कुछ छपना है, क्या हेडलाइन होनी चाहिए? क्या विजन है आपका, क्या देखते हैं, अपने आप को कहाँ पाते हैं? सर मैं यह चाहूँगा कि जो मेरा ऑब्ituary अगर छपती है तो उसके बारे में कोई एक मेमोरेबल लाइन जरूर होनी चाहिए कि मनोज कुमार ने इस क्षेत्र में कार्य किया। किस और क्षेत्र में? वही क्षेत्र में जानना चाहता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल क्या है? शिक्षा के संदर्भ में सर, कि शिक्षा के संदर्भ में यदि मैं कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन ला फ्रेम करिए, आप एक हेडलाइन फ्रेम करिए। पेपर तो पढ़ते होंगे ना आप, यस सर, तो एक हेडलाइन फ्रेम करिए, क्या छपना चाहिए? कि मनोज कुमार जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में ये काम किया वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके तत्व विलीन होने के बाद में इस क्षेत्र में कार्य करने के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अच्छा, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं। हिंदी साहित्य में एक विधा है शोक गीत, और आपने इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा है, तो कौन सी विधा इंग्लिश लिटरेचर की कंपेयर कर सकते हैं शोक गीत के साथ?